जो मेटा डेटा सर, ये जो मेटा डेटा इसमें स्टोर करते हैं सर, ये मतलब जैसे मेटा डेटा सर वो बॉयलर में स्टोर करते हैं डेटा अबाउट डेटा, और HTML में मेटा टैग यूज कर रखा है कि अपनी वेबसाइट का जो भी आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा वो आपने मेटा के अंदर में डालना होगा। सर आपके क्लास में जो भी आईडी कार्ड नहीं जाता तो क्लास अटेंडेंस रोज ही डाल दो एक बार सारे लोग अपनी, और जो ग्रुप चेंज करके आ रहे हैं ना, किसी समय वाले स्टूडेंट आ रहा है उनको बाहर कर दो क्लास का, दो नीचे बात कर रहे हो पता नहीं पड़ता ना, एकदम हेड में जाके पता लगता है जब बाद में पूछते भी है तुम्हें कौन मेरे बगल वाली क्लास से आ गए। हाँ तो बगल वाली क्लास से कम एक हफ्ते सबको यही बोल रहे हैं कि सर जी खाली क्लास करने के लिए यूनिफॉर्म और टाइम नहीं लगता, पैसे भी लगता है। सब लोग यूनिफॉर्म मैच करके आते क्लास के सर बेंच लोगे तो अच्छी बात है, आप 2-3 रुपए ऐड होते हो, फिर नीचे आके बोलते हो सर हमने इवेंट कंप्लीट नहीं किया, और वो भी कैसे कंप्लीट हो जाएगा जब हम यहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ भी पढ़ रहे हो। तो अभी इसमें आधे लोग तो अटेंडेंस नहीं डाल रहे है ना, फिर या तो ये फंडा कर देंगे कि जब उनका जो भी अगर कोई आपको रिश्ता है ना किसी बैच से आया ओके तो उसका नाम नोट कर लो, उसका मैं बैच कैंसिल करा वाइट से भी बनाने का हमने बोला था NPM और NPF के थ्रू प्रोजेक्ट बनाना, दो के थ्रू। अब अगर आप एडवांस लेवल में भाग रहे हो तो भाग से NPM के थ्रू बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, जब वाइट बनेगा तो उससे ठीक है, तो NPM वाइट अलग चीज है, NPM NPF अलग है। फिर आगे जाके आप ही क्वेरी रेज करोगे कि वाइट NPM और NPF क्यों चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए हमने लास्ट टाइम पे जो प्रोजेक्ट अपने पास सेटअप किया था वो किया था NPM के थ्रू, तो हमें ये वाला पूरा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर मिला ना, सेम यही चीज हमें अप्लाई करनी थी सेकंड वाले के साथ जो आपको दिया था। सारे यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन सारी आपके पास अवेलेबल है पहले से, नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आगे का टॉपिक पढ़ना है आगे का पढ़ लो, पीछे का पढ़ना है पीछे का पढ़ लो। तो यही पे अगर जाए तो हमारे पास में क्या था, ये वाला यूज कर लिया था। और सेम अगर हम NPX के साथ भी चलाते हैं दोनों में सेम डेटा आएगा, और फाइल का जो साइज होगा वो भी बराबर ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो हमने लास्ट टाइम पे शायद SRC वाले फोल्डर पे छोड़ा था, तो अपने पास फिर से कॉपी पेन निकाल दो और SRC फोल्डर के अंडर के फाइल्स के नेम लिखते थे हमने। ठीक है, अब फाइल्स का पैटर्न अगर यहाँ पे देखें तो अंडरलाइन करो किसके किसके साथ में। तो पहले तो app.css और app.js दोनों के नीचे ऐसी अंडरलाइन टिक आउट कर दो ऐसी, और अगर आपने लिस्ट में लिख रखा है तो ऊपर से नीचे अंडरलाइन ऐसी कर देंगे, तो ये दोनों फोल्डर एक साथ चलेंगे। ठीक, अगला अगर देखें तो देखो दूसरा कौन सा नेम है जहाँ पे .js और .css का सेम फाइल हो, तो इंडेक्स। तो अगला अपने पास वहीं पे कॉपी पे अंडरलाइन कर दो यहाँ पे index.css और index.js। index.js और CSS यहाँ पे अंडरलाइन किया है, उसी आगे डैश करके लिखो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कहानी यहाँ पे क्या है कि जब हम SRC के अंदर में जाएंगे तो जो हमें इंडेक्स नाम से दो फाइलें मिल रही हैं, index.js और index.css, ये बाय डिफॉल्ट चलेगा ही चलेगा। ठीक, और इसके साथ में अगर हमने कुछ चलाना होगा तो उसके साथ में चलेगा ऐप, तो ऐप की भी दो फाइलें हैं, रखिए सेटअप test.js, इसके आगे डैश करके लिखो टेस्टिंग सेटअप। ठीक, और app.test.js के नीचे अंडरलाइन करके लिखो ऐप टेस्ट केस।
ठीक है, और यहीं पे अंडरलाइन कर दो रिपोर्ट वेब वाइटल्स डॉट जेएस के साथ में, और वहां पे लिख दो रिपोर्ट 5। ठीक है, रिपोर्ट वेब वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐप आपने रन कराई तो उसकी परफॉर्मेंस को ये ट्रैक करेगा, लोडिंग में कितना टाइम लग रहा है, डिले कहाँ जा रहा है, ये सारे जो परफॉर्मेंस वाले जो टास्क होंगे वो ये करके देता है। और इसी के साथ देखिए तो एक फाइल और पड़ी है logo.svg, तो ये इमेज है नॉर्मल। सबकी सेम कहानी है। ठीक, तो यहाँ पे देखें तो एसआरसी के अंदर सारे फोल्डर्स पता लग गए। अभी ये खाली दिमाग में प्लॉट कर लो कि डिफॉल्ट फाइल इंडेक्स है, और उसके बाद यहाँ से हमें काम करना शुरू करना है, वो ऐप की फाइल है। और अब अगर हमें अपना कोई भी फाइल अगर क्रिएट करना पड़ा तो जो नेम रहेगा .js एक्सटेंशन वाली फाइल का, वही नेम हम रखेंगे सीरीज वाली फाइल का। क्लब करना चाहे आपस में हम कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि हर बार आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा। तो एसआरसी का अगर फोल्डर देखें तो ये पूरा का पूरा हमने लिख लिया, बाकी बाहर का डेटा हम लिख चुके हैं। तो ये हो गया आपके पास एनपीएक्स वाले का पूरा स्ट्रक्चर। और अगर एनपीएक्स के साथ लिखा तब भी सेम यही स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन अगर हम वाइट की बात करें तो जो वाइट है वो एक अलग कहानी है। ठीक, तो वाइट की अगर हम कहानी समझे तो कुछ ऐसे मान के चलेंगे कि एनपीएम पैकेज मैनेजर है, और अगर एनपीएक्स यूज करते हैं तो रिएक्ट वालों ने रिकमेंड कर रखा है। एग्जांपल के तौर पे जैसे एप्पल वाला बंदा बोले कि एप्पल फोन में एप्पल की हेडफोन लगेगी, बाकी किसी कंपनी की लगेगी, तो ये इंस्टेंस कैसा है? ज्यादा केस में क्या हो गया, अगर आपने डेल का प्लेटफॉर्म ले लिया एग्जांपल के तौर पे, और मैं बोलूं आपको माउस लेना है या कीबोर्ड लेना है, कौन सी कंपनी का लोगे? क्यों? सर जो अच्छा जो कंपनी अच्छा है उसका बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना? बाय डिफॉल्ट हमें पता सेम कंपनी ने बनाया, परफॉर्मेंस कैसी होगी बेटर। तो जो एनपीएम है वो एंड्रॉइड डिवाइस मान लो, किसी का भी जो तो वो एनपीएम काम करेगा, लेकिन रिएक्ट वालों ने बोल दिया कि हमारा जो काम है वो एनपीएक्स के साथ में होगा। काम वही हो रहा है, बस खाली डिफरेंस क्या कर दिया, बिल्ड जो बना रहे थे या तो जो स्ट्रक्चर बना रहे थे उसके नॉर्म्स को स्टैंडर्ड ऐड कर दिया, तो सेम वही एप्पल फोन वाले। ठीक, अब उसी में अगर देखें, मान लो एग्जांपल, मान लो मैं टैबलेट का ले लेता हूँ। अब अगर टैबलेट का एग्जांपल है तो पेंसिल आता है, सैमसंग का टैबलेट है सैमसंग का पेंसिल आएगा, एप्पल का टैबलेट है एप्पल का पेंसिल आएगा। लेकिन कुछ पेंसिल ऐसे आते हैं यूनिवर्सल, कि एक ही खरीदो, चाहे एप्पल चलाओ और चाहे आप सैमसंग चलाओ, चाहे अपना मोबाइल फोन चलाओ, तो वो कैसा हो गया यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का मतलब किसी के साथ में भी अटैचमेंट करना, और देखा जाए तो सारे के सारे ओपन सोर्स में थे एनपीएम और एनपीएक्स। तो कुछ डेवलपर्स कम्युनिटी खड़ी हुई, उसने कहा कि एक काम करते हैं कि यही चीज बनाने के लिए हमें टूल बना के देंगे, और उस टूल का नाम है वाइट। तो अगर चेकआउट करना चाहे तो सीधा हम गूगल पे जाएंगे और वाइट लिख के सर्च कर लेंगे। ठीक, और वाइट के साथ में अगर देखें तो अपने पास वाइट नाम से एक हेडिंग डालो और डेफिनेशन के तौर पे कितना डेटा लिखो। सर जैसा आपने बताया एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर होता है, तो एनपीएक्स क्या होता है? नोड पैकेज एग्जीक्यूटर होता है। ये सारी कहानी को समझ सकते हैं कल ऑनलाइन पे। हाँ ऑनलाइन हमने बोले ही आप ऑनलाइन हो, हम तो सबको बोल रहे हैं ऑफलाइन हो, आप ही लोग नहीं मान रहे। कभी मिड में जाने के बाद पता पड़ेगा इस वाले बैच में कितने लोग टिक रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, 12:30 वाले में ये प्रोसेस शुरू हो गया।
उन्होंने कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया वंस मोर मतलब वेट करो भी और ठीक है। उसी के नीचे लिख दो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाला लाइन होल्ड लिखो एंड में प्लेटफॉर्म में लिख दो नोड जेएस डेनो और बल्ब। ठीक है, अब इसकी कहानी समझ लो कि प्लेटफॉर्म के आगे जो लिखा है नोड जेएस डेनो और बल्ब, ये तीनों चीजें थे। तो अगर देखा जाए तो नोड जेएस की अगर हम बात करें तो नोड जेएस का सिंपल सा मतलब है सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन। ओपन सोर्स में आता है तो जैसा नोड जेएस है ऐसी डेनो है ऐसी बन है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकता है। बट अगर देखें तो ज्यादातर लोगों की जो मेजोरिटी है वो किसके साइड भाग रही है, नोड के साथ। पता पड़े कोई बंदा नोड के साथ में पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना आता है और नोड उसको प्रॉपर समझ में आता है, काम भी कर लेता है। अब उसको लगा कि चलो एक काम करते हैं कि जो काम नोड के साथ कर रहे हैं वो किसी नए बंदे के साथ करके देखते हैं। उसके लिए अदर्स प्लेटफॉर्म आपके पास है डेनो और बन। कहानी दोनों की सेम है। यहाँ पे भी आपका NPM वाइट चलेगा और यहाँ पे भी चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखिए तो आपके वाइट के हिसाब से क्या पता पड़ गया, लोकल डेवलपमेंट सर्वर किसने बनाया है, इवान्यू। और ये काम क्या करता है, क्रिएट ऑफ Vue.js यूज्ड बाय डिफॉल्ट व्यू एंड रिएक्ट जो टेम्पलेटिंग है वो बनाने में काम आता है। अगर सिंपल सी कहानी समझे इसकी कि व्हाइट आखिर रियलिटी में है क्या, तो किसी भी लैंग्वेज का फाइल हैंडलिंग का सिस्टम उठा लो। ठीक, और अगर फाइल हैंडलिंग पढ़ता है तो होता है क्या, फोल्डर्स और फाइल बनाना हमें आता है। तो मान लो हमने कुछ ऐसा कोड लिख के रखा हुआ कि खाली मैं एक बटन पे क्लिक करूं और क्लिक करती पूरा प्रोजेक्ट की टेम्पलेटिंग बन जाए। टेम्पलेटिंग का मतलब कि मान लो इंडेक्स डॉट की फाइल बन जाए, CSS की फाइल बन जाए, JS की फाइल बन जाए, इमेज का फोल्डर बन जाए, फॉन्ट्स का फोल्डर बन जाए, ये सारी चीजें बने लेकिन एक सिंगल क्लिक पे। अगर मैनुअली एक एक करके कमांड के साथ चलाना चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा एक पैकेट ही बना दिया हमने तो उसको बोल सकते हैं टूल, और वही काम ये करता है। ठीक, तो व्हाइट के साथ में देखिए उसका डेफिनेशन हमें मिल गया। और इसकी अगर हम साइड पे चले जाए तो एक लाइन में इसकी कहानी दे रखी है, द बिल्ड टूल फॉर द वेब। तो ये वेब के लिए क्या करता है, आपके पास टेम्पलेटिंग कन्वर्जन करने का काम करता है आपके लिए। तो अगर देखिए तो यहाँ पे इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट में कम से कम इतना तो बनता है कि अगर हम व्हाइट यूज करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के हर एक पेज को एक बार खोल के जरूर देखा जाए। और वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है। ठीक है, तो व्हाइट की साइट पे जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट इस साइट को पूरा स्क्रॉल करके एक बार हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसके पास एप्लीकेबल है, क्या ऑप्टिमाइजेशन करता है, सारी चीजें यहाँ से आपको पता लग जानी है। ठीक, और अगर हम सीधा इसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो और जल्दी आसानी के साथ पता लग जाएगी कहानी। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा जो ये हमने NPM के थ्रू बनाया, तो अभी तक का तो डील हमें ये पता है कि रूट पे index.html की फाइल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक, दूसरा अगर देखें तो जो पब्लिक नाम का फोल्डर है उसके अंदर में देखा जाए तो HTML की फाइल पड़ी है, लेकिन अब अगर व्हाइट के साथ कॉन्फ़िगर करोगे तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हमें दिखाई पड़ेंगे।
और वो चेंजेस क्या क्या होंगे, जैसे कि अभी अगर बोले कि एनपीएम के थ्रू प्रोजेक्ट अगर सेटअप किया तो कितने फोल्डर और कितनी फाइल्स मिलती हैं? 3 फोल्डर और 4 फाइल, और मेरे ख्याल से सबके नहीं पता है, और कौन सा फाइल क्या करता है, कौन सा फोल्डर क्या करता है, ये भी हमें पता है। तो अगर अगला सेटअप हम बनाए और उसका स्ट्रक्चर देख के यही सेम नाम की फाइल्स मिली तो मतलब कंफर्म रहेगा, और जो डिफरेंट होगा उनके बारे में हम पता कर लेंगे। तो अब हमने क्या किया, यहीं से बाहर गए और फिर से वही कमांड फॉर्म ओपन कर लिया, तो सीएमडी, ठीक, सीएमडी के पास में गए तो भी कमांड देखो क्या लिखना पड़ता है, तो npm ग्लोबल है एंड्रॉइड वाली कहानी, लेकिन npx लिखा तो रिएक्ट वालों का रिकमेंडेशन है, ठीक। तो हमने अब की बार क्या लिखना है, npm create, इंस्टॉल नहीं लिखना है, तो क्या लिखा, npm create स्पेस void और @latest, लेटेस्ट का मतलब जो भी इनका लेटेस्ट टूल है वो मेरे को अप्लीकेबल हो। तो अब यहाँ पे एड्रेस सीधा कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और इतना सा कमांड लिख के एंटर कर देंगे, ठीक। अब जैसे ही हमने एंटर किया, एनपीएम में कुछ भी हमसे ज्यादा कुछ पूछते ही नहीं था, सीधा कमांड मारो सब कुछ फटाफट सेट करता हुआ चला जाता था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, कमांड लिख के डाला तो पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, तो हमने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया टेम्पलेट, एंटर कर ले, टूल है। तो अब देखा जाए तो डेवलपर के लिए बना हुआ है, अब जब कंपनी में जॉब करेंगे तो ऐसा कभी डेली मेरे को रिएक्ट भी काम करना है, तो ये और भी टूल्स दिखा रहा है। आपको वनीला फ्लेवर में जाना है, वनीला फ्लेवर का मतलब क्या होगा, ये जावास्क्रिप्ट का एडवांस पार्ट है, तो जहाँ पे एरो फंक्शन नहीं लिख रहे, सीधा एरो फंक्शन लिख रहे हैं, वनीला फ्लेवर है, ठीक। तो अगर आपको वनीला फ्लेवर के साथ जाना है तो वनीला चूज कर लो, Vue.js, रिएक्ट और भी नीचे लिस्ट में है। लेकिन अगर हमारा काम देखें तो रिएक्ट से केवल मतलब है, तो रिएक्ट के पास पॉइंटर किसका आगे लेके जाना है, ऊपर नीचे एरो करेंगे ये एरो दिखेगा, और एंटर करते ही आपके पास पूछेगा अगली चीज। अब अगर रिएक्ट चूज किया तो ये पता लग जाएगा कि रिएक्ट के साथ में कितने एक्सटेंशन हो सकता है। तो अगर रिएक्ट के साथ में गए तो ये दो चीजें ऑफर कर रहा है आपको, एक तो बोल रहा है टाइप स्क्रिप्ट के साथ में, अगर टाइप स्क्रिप्ट के साथ में गए तो एक्सटेंशन हो जाएगा TSX, और अगर हमने जावा स्क्रिप्ट के साथ में गए तो एक्सटेंशन होगा JS या JSX, ठीक। और अगर वाइट की बात करें तो वाइट ये बोलता है कि हमारे पास जो भी डिफॉल्ट फाइल होगा उसको हम .js में नहीं रखेंगे, .jsx में रखेंगे। रीजन क्योंकि रिएक्ट में की अगर हम बात करें तो JSX को सपोर्ट करता है, और JSX होता क्या है, HTML जैसा दिखने वाला कोड रिएक्ट के अंदर में JSX कहलाता है, ठीक। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, मोस्टली कर देखें तो जावास्क्रिप्ट के साथ हम कंफर्टेबल है तो जावास्क्रिप्ट के साथ कंटिन्यू कर देंगे, और इतना सा स्टेप मारा इसने टेम्पलेट बना के देखी, सेटअप करने में कितना टाइम लगा, और उसमें लगते रहो बैठे रहो आराम से। जैसे हमने ये वाला बंडल उठा के हेड आउट मारा, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है लेकिन इसने बेसिक टेम्पलेट बना के दे दिया, बेसिक टेम्पलेट अगर हम देखें खाली रिएक्ट का तो किन चीजें होनी चाहिए, नोड मॉड्यूल सब आएगा जब कुछ इंस्टॉल करेंगे, अभी इंस्टॉल हमने कुछ केवल रिएक्ट का बॉयलर प्लेट लेके आए, जैसे HTML का बॉयलर प्लेट सिर्फ के साथ एक्सक्लेमेटरी कर एंटर, उतना लिखने पे जितना कोड आया उसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। तो ऐसी रिएक्ट की अगर बात करें तो रिएक्ट की बॉयलर प्लेट का कोड ये रहा, दो फोल्डर्स मिलते हैं, एक पब्लिक एक एसआरसी, इग्नोर का मतलब लिंट कॉन्फ़िग का मतलब क्या है कि VS कोड में काम करेंगे तो लिंटिंग वगैरह हमें चाहिए होगी, उसकी कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पड़ी है, तो एक फाइल एक्स्ट्रा आई, और कौन सी फाइल आई एक्स्ट्रा, index.js पहले था कहाँ पे, पब्लिक में, लेकिन वाइट के साथ इंस्टॉल किया तो आ जाएगा रूट पे, और साथ में देखिए तो एंड में एक फाइल और पड़ी है वाइट config.js, और इसमें वाइट टूल की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो यहाँ पे ऐड करके लिखी है, तो लिखो कॉपी में वाइट फोल्डर स्ट्रक्चर या वाइट रिएक्ट टेम्पलेट स्ट्रक्चर, मतलब दो फाइल्स के नाम लिख रहे हैं जो एक्स्ट्रा में, सॉरी तीन फाइल्स के नाम लिख रहे हैं जो एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, ESLint.config.js, index.html और white config.js,
क्लियर है? और अब अगर यहीं से मान लो एक चीज और चेकआउट कर लें, बार बार इनके कोई दिमाग कौन लगाए फालतू का, तो ये मान के चलिए अगर रिएक्ट की बॉयलर प्लेट मेरे पास बनी तो फोल्डर का साइज कितना होगा? तो बाहर जाए, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, फोल्डर का साइज कितना है? 11.1 KB जिनको कॉपी के टॉप पे। ये बेसिक वाली कहानी है, मतलब ये मान के चलो कि जैसे नहीं होता कॉन्फिडेंस वाली कहानी कि घर का जिम्मेदार आदमी चाबी वहां रखी है बेड के पीछे, क्या नहीं रहा वही तो बैठ के बता रहा है, तो अगर रिएक्ट ठीक है थोड़ी जिम्मेदारी वाला काम ले लेंगे। किसी से रैंडमली क्वेश्चन पूछने का था, प्रोजेक्ट सेटअप किया था वाइट के साथ में, रिएक्ट का वेट कितना होता है टेम्पलेट का, भाई पूछ लेते तो आंसर आपको पता है, लेकिन अगर नहीं पूछ लेते आप अपने दोस्त से ही पूछ लो। ठीक एग्जाम्पल कुछ ऐसे ले लो, कभी इस वाली क्लास में पढ़ रहे हैं आपको सही पता है, और ये भी डैम श्योर गारंटी दे सकते हैं दूसरे बैच में अगर गए और ये वाला क्वेश्चन रखा तो आंसर उसको पता ही नहीं होगा, और वो आपके क्वेश्चन में कौन से बता दे लगा देगा कि ये जानने की मेरे को जरूरत है। अगर पता होगा तो पहले तो बता देगा फाइल का साइज, और उसके बाद ये भी बोलेगा क्या फोल्डर और फाइल के नाम भी बताऊं, और इतना अगर आपने कर दिया भले चाहे कंपोनेंट लिखना ना आता हो, सामने वाले को ये लगेगा इसका मतलब रिएक्ट में सब कुछ आता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका साइज कितना निकल के आ रहा है 11.1 KB। अब जैसे ही ये हमारे पास सेटअप हुआ ये तो आ गई रिएक्ट की टेम्पलेट, लेकिन अगर रिएक्ट मेरे को चलाना है तो पैकेजेस चाहिए, और पैकेजेस कौन कौन से होने चाहिए? 4 बताए थे, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और CRA टेम्पलेट। 4 पैकेज मेरे को मिले थे, अब वही 4 पैकेज मेरे को इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेटअप लगा रहे थे ऑटोमेटिक बोल रहे हैं कि डन नाउ रन, क्या रन करना है, तो पहले बोल रहे हैं अपने फोल्डर के अंदर चले जाओ, तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमने बोल दिया CD, टेम्पलेट का खाली T प्रेस किया और टैब का बटन दबा देना। ठीक, अगर T नाम से मल्टीपल फोल्डर्स होंगे तो बार बार टैब प्रेस करेंगे उसका डेटा उठ के आ जाएगा, तो पूरा टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रोजेक्ट का पहला लेटर खाली ले लिया और पहला लेटर टाइप करके टैब दबा दो तो पूरा का पूरा फोल्डर का नेम आ जाएगा। एंटर पे हिट आउट किया तो पहुंच गया फोल्डर के अंदर। उसके बाद सेकंड लाइन क्या बोल रहे हैं? npm इंस्टॉल। अब कहानी समझते हैं कि जैसे ही मैं npm इंस्टॉल क्लिक आउट करूंगा तो npm इंस्टॉल लिखते ही अभी ये क्या करेगा, ये सीधा जाएगा package.json के पास कमांड लिख के, और वहां पे देखेगा डिपेंडेंसी कौन कौन सी है और वही डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देगा। तो अगर हम खुद चेक करना चाहे तो एक काम कर लेते हैं कि यही वाला सेम डेटा इसको उठा के CMD कर लेते हैं, या यहीं से राइट क्लिक करके हम ले जाते हैं सो ओपन विद VS कोड। ये इतना डेटा आ गया। अब इस डेटा में सीधी जी कहानी समझो कि package.json देखना है और ढूंढ निकालो लाइन नंबर 12, तो चाहे मेरा सिस्टम हो चाहे तुम्हारा सिस्टम हो, लाइन नंबर 12 पे ही डिपेंडेंसी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, ये और कॉन्फ्रेंस वाली बात हो गई। कोई बोले पैकेज इंस्टॉल करना है, उससे बोलेंगे एक काम करो package.json में जाओ, लाइन नंबर 12 पे लिखा होगा डिपेंडेंसी, और पढ़ के बताओ नीचे नाम कौन कौन से। तो जो जो नाम उसने वहां लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट की वेट कितनी है। ऐसा नहीं खाली व्हाइट के साथ इंस्टॉल करके चिपका रहे हो बना रहे हो कि प्रोजेक्ट है मेरा, तो वो तो प्रोजेक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको package.json में जाना है और डिपेंडेंसीज वाली लाइंस को चेकआउट करना है। तो डिफॉल्ट में देखें तो कितनी डिपेंडेंसी लेके जा रहा है, 2, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। अब इनको इंस्टॉलेशन की फॉर्म में अगर देखें तो बस खाली यहाँ ये कमांड लिखेंगे, बोल देंगे npm, या तो पूरा इंस्टॉल लिख दो, इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म बनता है आई, और एंटर कर दो।
इंस्टॉल होता है। ठीक, और पहले वाले का फाइल साइज कितना बना अगर याद है किसी को? मतलब देखें अप्रोक्सीमेट 300 MB का साइज बना था। अब वाइट का साइज और चेकआउट करेंगे। डन, उससे तो कमी लगा टाइम। अगर एक्सप्लेन ना करें तो 2-3 मिनट के अंदर पूरा सेटअप हो जाएगा। नेट स्पीड अगर अच्छी है सब कुछ तो इतना हमने यहाँ अडॉप्ट किया तो अभी ऑटोमेटिकली मेरे साथ नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर आ गया होगा। ठीक है, आपके पास ये रहा जी फोल्डर। अभी फिर वही कहानी, वाइट के साथ कॉन्फ़िगर किया तो कितने फोल्डर? 3। और डायरेक्ट फाइल्स कितनी? 4 उधर थी, 3 इधर बाकी हैं और तीनों के नाम लिख रखे हैं। तो वाइट के साथ में पूरा सेटअप किया। अब अगर ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है तो अब इसका टोटल साइज कितना होगा ये भी चेकआउट करेंगे। तो राइट क्लिक करके फिर से वही प्रॉपर्टीज 53.2 MB लिख दो। 300 MB कहाँ पे? 52.2 MB। तो कितने गुना कम हो गया? ऊपर अपने वाले फोल्डर में क्लिक करके ऐसा नहीं करो कि सारा मेरे ही चेक करवा लो। जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो करके लेके चल रहा है। तो जब तक आप ये नहीं बोलोगे रिएक्ट कब खत्म होगा तब तक खत्म ही नहीं करेंगे आपकी बार। जावा स्क्रिप्ट जैसे बोल रहे थे सर जी इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा, आपकी बार बोलोगे इतनी देर में कैसे खत्म होगा। ऐसा क्यों होता है कि उनकी यहाँ पे इसलिए कम हो गई कि अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर वाइट के साथ जब हमने कॉन्फ़िगर किया तो npm में या npx में क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट सारे मॉड्यूल डाउनलोड कर देता है। अब पता पड़े मेरे को अभी यूज नहीं करना है, फ्यूचर जाकर यूज करना है। और यहाँ पे क्या है कि अनवांटेड सब कुछ हटा दिया कि जब तुम्हें जरूरत लगे तब इंस्टॉल कर लेना। तो वो जो राउट होता है राउट तो इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, राउट तो इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। अनवांटेड चीजें हटा दी। जैसे कि अगर देखें यहाँ पे देखो इसका जो नोड मॉड्यूल है कितने पैकेजेस डाउनलोड किए हैं? 211। और यहाँ पे कितने थे? 800 कुछ। देखो 873 कहाँ 800 और कहाँ इतने कम 200। खुद ही अंदाजा लगा लो। छोटा होने का लॉजिक दे देता है। छोटा होने का सिंपल सा लॉजिक, पहले क्या था एक काम करने के लिए 4 मॉड्यूल बनाने पड़ते थे और अब उनके अपडेट आते जा रहे हैं डे बाय डे। तो अगले अपडेट में क्या हुआ, सब कुछ ओपन सोर्स नहीं है तो अगले बंदे ने क्या किया, चारों को उठा के मत दीजिए। पहले क्या था पैकेज नोटेशन की 4 फाइलें बनती, 4 मॉड्यूल होते हैं और अब एक ही फाइल में सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो चीजों को डे बाय डे क्या किया जाता है, छोटा। एग्जाम्पल अगर लेना है सबसे गंदा वाला तो मेमोरी वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोबाइल फोन की मेमोरी कार्ड पहले साइज कितना बड़ा होता था, 2, 4, 8, 16। अगर किसी को याद है पहले इतना बड़ा होता था, साइज होता था 512 और कितने बड़े में तो 2 GB तक पहुंचे। अगले वर्जन में क्या हुआ, वो छोटा हो गया और साइज बढ़ गया, फिर और छोटा हो गया और साइज बढ़ गया। आप इतने बड़े साइज में 1 TB तक का एक्सटेंड करके घूमो। तो अगर देखें तो क्या हो रहा है, चीजें छोटी हो रही है और फीचर्स क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड। तो कुछ वही कहानी यहाँ चल रही है। ठीक, अब अगर इतना हमने ये पूरा का पूरा सेटअप कर लिया तो प्रोजेक्ट बनके तो तैयार ही है। और आप बात करते हैं रन कराने का, तो देखो हाउ टू रन रिएक्ट ऐप। हाउ टू रन रिएक्ट ऐप। ठीक, पहला पॉइंट लिखो npm, npx दोनों एक साथ लिखना है। npm, npx के थ्रू अगर सेटअप किया हुआ है तो कमांड लिखो वहां पे डैश करके npm start। npm start। और अगर वाइट के साथ में आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो अगला लिखो वाइट और वाइट के साथ डैश करके लिखो npm run dev। रन dev। ठीक, दोनों को रन कराने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। अब अगर देखें तो npm start और npm run dev में क्या फर्क है, तो वो हम उठा के टेस्ट आउट करेंगे।
करेंगे एपीआई के टाइम पर। ये अपना खुद का एपीआई बनाएंगे तो पैकेज और जेसन बनाना पड़ेगा, सर्वर एक सेटअप करना पड़ेगा और उस टाइम पे एपीआई को रन करने के लिए कमांड की बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना है कि डिफॉल्ट कमांड जो बनता है ऐप को रन कराने का वो बनता है npm start। और अगर आपने कमांड अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर दिया तो अगर अपने नाम पे रजिस्टर्ड किया तो लिखेंगे npm run और जो आपने कमांड लिखा होगा वो, और इन दोनों की जो एंट्रीज होती हैं वो पैकेज डॉट जेसन पे ही होती है। ठीक, तो अगर यहाँ पे जाके देखें तो दोनों स्क्रिप्ट कहाँ है? स्क्रिप्ट में रन कराने के लिए क्या कमांड दे रखा है? डाल। और अगर मैं इसको हटा दूं और इस वाले ऐप को अगर एक्सेस कर लूं तो दोनों को ही रन करा के देख लेंगे। तो पहला हमने वाला ऐप उठाया, cmd किया, ठीक, और कोड स्पेस डॉट कर लिया। अभी व्हाइट वाले के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम npm वाले के पास ही काम करेंगे पहले। तो हमने क्या किया, npm वाले को पूरा का पूरा एक्सेस किया, पैकेज डॉट जेसन पे गए और देखो इसका रन कराने का कमांड क्या है, और स्टार्ट बाय डिफॉल्ट वाला है। तो अगर आपने लिखा npm स्पेस -help और एंटर किया तो सारे कमांड्स बाहर आ जाते हैं। ठीक, और मेरे ख्याल से वो लाइव सर्वर हमने बनाया था, लाइव सर्वर, और उसमें ये चीज देखी थी कि इतने तरीके के कमांड्स होते हैं। आपको बोला था कि पढ़ो यहाँ पे कहाँ पे इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, अपडेट कहाँ लिखा है, तो वहीं पे कुछ कीवर्ड्स हमने ढूंढे थे। तो ऐसे ही अगर देखें तो जो स्क्रिप्ट के कमांड है वो यहाँ पे लिखे हुए मिलते हैं। रन करा के अगर देखना चाहें तो यहाँ लिख देंगे npm और स्टार्ट, एंटर कर लो। रन कराने में टाइम लगाएगा लेकिन व्हाइट में कोई टाइम नहीं लगाएगा। और अगर देख ले, देखो यहाँ पर रन होने में कितना टाइम लगाता है। यहाँ पर नेट की जरूरत ही नहीं है, नेट का बाहर निकाल के बाहर रख लो। हाँ, बहुत लोगों के साथ समस्या ये होती है कि नेट नहीं था तो रिएक्ट की ऐप नहीं रन करी। जब रिएक्ट की ऐप ऑफलाइन इंस्टॉल होगी तो नेट का करना चाहिए। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कहानी है, उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा सा इशू रहता है। चलो कोई ना, जब तक ये वाला मेरे पास स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हम एसआरसी पे मूव कर जाते हैं। ठीक, और अब कुछ कहानी अपने पास यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो वहाँ पे कॉपी में हेडिंग डाल दो, हाउ टू स्टार्ट रिएक्ट वर्क फ्लो। विद लगा दो, वर्ड स्टेटमेंट अगर थोड़ा गड़बड़ हो रहा हो तो। हाउ टू स्टार्ट रिएक्ट वर्क फ्लो। ठीक, तो वर्क फ्लो की अगर हम कहानी समझे तो यहाँ पे सिंपल सा इंस्टेंस हमारे पास में ये रहेगा कि जो भी ऐप आपके पास ये रन कर रही है उसमें से आंख बंद करके स्टार्टिंग का कुछ डेटा अडॉप्ट करना है। ठीक, पहला डेटा हमने क्या अडॉप्ट करना है कि जैसे ही रिएक्ट की ऐप सेटअप हुई तो जो हम पहली फाइल एक्सेस करेंगे उसका नाम होगा app.js। तो फाइल का नाम लिख दो app.js। ठीक, ऐप रन हो गया फिलहाल में। ठीक, अब जैसे ये मेरे पास ऐप रन हुआ तो देखो यहाँ पे क्या कमांड प्रॉम्प्ट में आपके पास कुछ इस तरीके से लिख के आ जाना है पूरा। दोनों आपको एड्रेस मिल जाने लोकल के और नेटवर्क के। तो अगर ये नेटवर्क वाला हम के देंगे तो सेम नेटवर्क पे जितने लोग हैं वो ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, ऐप को स्टार्ट किया और स्टार्ट करके ही देखें तो ब्राउजर में मिल गया आउटपुट, और आउटपुट देख के अगर देखें तो यहाँ पे व्हाइट लाइन से कुछ लिखा हुआ है और वो क्या लिखा है, एसआरसी में जाना है और फाइल का नाम क्या रहेगा, app.js। तो इसने खुद रिकमेंड कर रखा है भाई, जिसने बनाया वो खुद ही बताएगा, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी वही एड्रेस बताएगा कहाँ आना है, और वहां अगर जाएंगे तो वही बताएगा कि ब्रेकफास्ट कहाँ बढ़ रहा है, लंच कहाँ बढ़ रहा है, डिनर कहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया कि आपके पास पहला फाइल कौन सा रहेगा, app.js, और हम app.js की फाइल को कर लेंगे एक्सेस। और जितना कोड यहाँ लिखा हुआ है ये सारा का सारा कोड कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट कर देंगे। और इसी में अगर हमने ये पूरा का पूरा डेटा हटाया तो जो app.js नाम का ये फाइल है, इसी फाइल को हम कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक, तो कॉपी में बीचों बीच हेडिंग डाल देंगे कंपोनेंट,
ठीक, और उसको डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में। तो अगर बात कर लेते हैं केवल कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट लिखो फंक्शन कंपोनेंट और दूसरा लिखो क्लास कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। ठीक, अब फंक्शन कंपोनेंट का मतलब समझ लो कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट की फंक्शन की स्टाइल में कोड लिखा तो उसको फंक्शन कंपोनेंट बोलेंगे, और जावास्क्रिप्ट की स्टाइल में अगर क्लास वाला कोड हमने लिखा तो वो क्लास कंपोनेंट कहलाएगा। दोनों में डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो रिएक्ट में फंक्शन और क्लास दोनों का ही सपोर्ट मिलता है, और ज्यादातर केस में देखें तो फंक्शन कंपोनेंट ज्यादा यूज होता है। क्लास कंपोनेंट वो यूज करेगा जिसके कोड के लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये मान के बैठा है कि मेरे को फंक्शन में काम नहीं करना, मेरे को क्लास में काम करना है। ठीक, तो अगर कोई प्रो टाइप का बंदा है तो वो क्लास कंपोनेंट में कोड लिखेगा। अगर बंदे को लगता है ना कि मेरे को क्लास में फंस जाता हूँ मैं, तो मैं फंक्शन कंपोनेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। तो बोल सकते हैं फंक्शन कंपोनेंट केवल यूआई को हैंडल करना, और अगर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ यूआई अगर आपको हैंडल करना है तो फिर क्लास कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। ठीक, तो बेसिक सा फंडा समझे तो जैसे हमारे पास app.js का फाइल बना, हम यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट लिखते हैं। फंक्शन कंपोनेंट का मतलब सीधा सीधा एक फंक्शन ही लिखना है, और अब यहाँ पे अगर हमने कोई फंक्शन लिखा तो क्लास के रूल चलेंगे। ठीक है, तो रूल क्या रहेगा कि जो फाइल का नाम रहेगा वही फंक्शन का नाम रहेगा, और फाइल का नेम का पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा। तो अगर फंक्शन भी हमने बनाया तो फंक्शन का भी पहला लेटर कैपिटल रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गए, हमने बोल दिया कि फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या रहेगा, ओपन क्लोज किया, कर्ली के साथ नीचे गए और लिखा रिटर्न। ठीक, रिटर्न के साथ में अगर समझे तो यहाँ पे हमें HTML जैसा दिखने वाला कंटेंट लिखना है। तो अगर HTML यहाँ लिखते अगर जावास्क्रिप्ट की स्टाइल में तो डबल कोटेशन लगाते हैं, और यहाँ डबल कोटेशन लगते ही नहीं, सीधा सीधा क्या लिखना है H1, और H1 ने बोल दिया हेलो ऐप। इतना अगर हमने कोड लिखा तो फंक्शन कंपोनेंट तैयार है। और जो भी हमने अभी app.js का कोड लिखा है तो ये कॉल किया गया होगा कहाँ पे, index.js। तो भी index.js की फाइल हमने देखनी ही है। ठीक, और अब अगर कहानी समझे कि मेरे पास दो अलग अलग फाइल्स है जावास्क्रिप्ट की, और मुझे इस फाइल का डेटा किसी दूसरी फाइल में अगर लेके जाना हो तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, और अगर हमने ये पूरा का पूरा फंक्शन लिख दिया है तो वो इसको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और पहले हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पे खाली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिखा था, लेकिन रिएक्ट बोल रहा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब जो भी इसका रिएक्ट का डिफॉल्ट पैटर्न होगा उसी के साथ नहीं करता, जब रिएक्ट चलेगा तभी ये भी चलेगा। ठीक, तो बोल देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो आपके पास नाम है उस नेम को लिखो। रन करा के अगर देखें तो प्रोग्राम चला, नोट कर दो इतना ही कोड। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना तो पहले ये बेसिक पढ़ना, पूरी कहानी नहीं खत्म, पहले एक चीज की कहानी खत्म करें। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इतना सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे चला दिया, लेकिन फिर कहानी समझते हैं। अब इसी में कोई इफ बट नहीं लगा रहे, तो खाली जो भी कोड होगा वो अपनी स्टाइल में लिखने की ट्राई करता है।
ठीक, तो हमने बोला ये वाली फाइल पे गया और हमने जाके H1 नाम का टैग लगा दिया। बेसिक सा फंडा अगर समझे तो अगर मैं इस H1 को नीचे ब्रेकआउट करके लिखूं तो क्या ये चलेगा? और क्यों नहीं चलेगा? चलेगा तो नहीं। हमें पता है जहाँ रिटर्न लिखा रिटर्न के बाद अगली लाइन पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो अगर हमने रिटर्न को उठाया और नेक्स्ट लाइन पे जाके मूव कर दिया तो आउटपुट यहाँ से खत्म है। नहीं सर, पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, अभी पैरेंथेसिस लगवा रहे हो, लेकिन जिस दिन आपका पैरेंथेसिस फंसा उस दिन आप इसे बनवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप कहानी समझ लो कि कभी भी अगर रिटर्न वाला कोड आपने लिखा और उसमें कोई ऐसा केस बन जाए कि डेटा एक के नीचे करके लिखना पड़ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न के बाद में पैरेंथेसिस डालेंगे। और ये ऑलवेज वाली कहानी है। तो अगर हमने पैरेंथेसिस डाल दिए तो उसने अपना एरिया डिसाइड कर दिया पूरा, और अब अगर इसको हम चलाएंगे तो ये चलेगा। ठीक, तो पैरेंथेसिस कब लगाना है कब नहीं लगाना है? अगर सिंगल लाइन है तो पैरेंथेसिस नहीं लगेगा, और अगर मल्टी लाइन है तो पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, सिंपल सा ये कंपोनेंट लिखा और कंपोनेंट में H1 को चलाया तो चल गया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं इसी H1 की साथ में एक H2 टैग भी रखना चाहता हूँ और जिसमें लिखना चाहता हूँ डीबैट इंडिया, तो अब हमने क्या करना है कि अगर HTML की स्टाइल में समझे तो हमें ये समझ में आएगा, सीधा एक H2 टैग लगा दो और लिख दो जाके डीबैट और इंडिया, और अब ये चलेगा। ठीक, HTML में चलता था, लेकिन रिएक्ट के साथ में लिख रहे हैं, दो स्टेटमेंट एक साथ लिखे तो ये नहीं चलता। और अगर नहीं चलेगा तो एक तो यही एरर दिख गया, और बाहर जाके देखें तो एक और एरर मिलेगा। ठीक, तो फिर एक कहानी ऐड कर लो छोटी सी कि पहले जब जावास्क्रिप्ट के साथ कोड करते थे तो एरर देखने कंसोल के पास जाना पड़ता था, और अगर रिएक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी आपने टबल किया तो उसका रिजल्ट पॉपअप में दिखाई पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो भी ये कमेंट आया तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कमेंट पूरा बना, इस पूरे कमेंट को कर लेते हैं कॉपी और इसी कंपोनेंट के टॉप पे रख लेंगे और इसको होल्ड कर देंगे। ठीक, तो अब अपने पास कंपोनेंट में जहां आपने डेटा लिखा हुआ था या तो वहां पे लिखो ये चीज, और नहीं तो कॉपी के एंड में लिखो। तो कॉपी के एंड में आप ऐसा करो, कॉपी के एंड में सीधा लास्ट पे जाओ, एक पेज जो खाली हो वही ऊपर हेडिंग में लिख दो रिएक्ट एरर्स, और पहली एरर नोट डाउन करो ये वाली। तो जितनी एरर्स मिलेंगी वो सारी की सारी हम कॉपी के पीछे लिखेंगे। तो पहले ये एरर लिखना है, एरर के बाद में ये रिटर्न लिखना है केवल उसी के नीचे।
हाँ ये पोस्ट का बन होता है अब इसी में अगली चीज समझो कि यहाँ पे क्या करना है कि अगर 2 पैकेट हमने लिखे हैं तो ये कहानी सिमुलेट करो जाके आप मल्टीपल रिटर्न है। तो याद है मल्टीपल रिटर्न का प्रोग्राम फंक्शन के साथ है रिकॉल जब हमने एक फंक्शन बनाया था, फंक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रोग्राम लिखा था और सबकी वैल्यू को बाहर एक्सेस करना था। तो पहले रिटर्न में एक साथ लिखा था तो लास्ट वाला चल रहा था कॉमा लगाने के बाद, और एक एक करके लिखे थे रिटर्न के बाद अगला लाइन रीड नहीं होता। तो उसकी जगह पे हमने यूज किया था एरे, और एरे में डेटा बाहर चला गया था। तो अगर HTML के अकॉर्डिंग समझे तो वो बोलता है कि अगर 2 टैग हैं तो कम से कम एक पैरेंट और होना चाहिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है कि अगर एक से ज्यादा कभी टैग लिखने पड़े तो उनको आपने डिव के अंदर रैप करना पड़ेगा। और जब डिव के अंदर रैप किया तो रिटर्न में भी खाली डिव बाहर गया और डिव के अंदर 2 चाइल्ड है। तो अभी अगर इसको चला के देखें तो ये चलेगा, और अगर एरर पड़े तो क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन इनक्लोजिंग टैग। तो डिव के अंदर क्या किया, रैप किया, बाहर अगर देखें तो आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा डिव दिख रहा होगा। और अगर देखें तो इस डिव का कोई मीनिंग तो है ही नहीं, और अगर ये इसके रिएक्ट के अकॉर्डिंग जाए तो ये बोलता है क्या कि अगर ये डिव लिखा तो ये बोलता है डिव ना लिख के आप उसकी जगह क्या लिख दो, डिड यू वांट ए JSX फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे। तो अब अगर मुझे यहाँ क्या करना है, अगर इसको फ्रैगमेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये बोलता है जहां डिव लिखा है आप डिव लिखो ही, सीधा ओपनिंग और क्लोजिंग लिखो। फंक्शन के अकॉर्डिंग समझ लो, फंक्शन विद नेम इज इक्वल टू डिव, फंक्शन विद नो नेम इज इक्वल टू केवल ये रिएक्ट फ्रैगमेंट का पार्ट। ठीक, और इसको अगर अप्लाई करके देखें तो देखो आउटपुट भी ठीक है और एक्स्ट्रा डिव भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि अगर सिंगल टैग है तो डायरेक्ट लिखो, और एक से ज्यादा अगर टैग लिखने पड़े तो आपने उसको रैप्ड करना पड़ेगा किसके अंदर में, JSX फ्रैगमेंट के अंदर। और इसी को हम बोल देते हैं सिंटैक्टिक सुगर, नाम है इसका, हमने रखा नहीं है, रिएक्ट वालों ने रखा कि सोचो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, तो इतना कॉम्प्लेक्स उन्होंने बना के दिया। या तो उसको JSX फ्रैगमेंट बोलते हैं, और नहीं तो इसी प्रोसेस को बोल देते हैं आप अपने पास सिंटैक्टिक सुगर से। ठीक, तो अब हमने क्या किया, 2 डेटा उठा के यहाँ रखे और दोनों के दोनों चल गए। और अब अगर ये दोनों चले तो अगला क्लॉज लेके चलते हैं कि अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक लाइन डालनी है, और लाइन डालने का काम कौन करता है, HR। और HR टैग क्लोज करते हैं कि नहीं। अब अगर रिएक्ट में गए और यहाँ पे कोई भी टैग आपने लिखा और क्लोज नहीं किया तो वो चलेगा नहीं। तो रिएक्ट के अंदर का रूल है, अगर कोई भी टैग लिखा जाएगा तो क्लोज जरूर किया जाएगा। तो अगर क्लोजिंग की बात करें तो या तो आप HR कुछ इस तरीके से लिखो चलेगा, और या तो ये HR एक बार ही लिखो और एंड में स्लैश डाउन करो। तो इसको बोल सकते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो अब यहाँ पे दूसरा रूल ये पता लगा कि पहला तो अगर 2 लिखा तो रिएक्ट फ्रैगमेंट बनाना पड़ेगा, और अगर आपने HTML का कोई ऐसा टैग यूज किया जिसको क्लोज नहीं करते
उसको यहाँ क्लोज भी करना पड़ेगा। तो अगर हमने HR के साथ रैप अप किया तो काम कर रहे हैं। तो अब अगला पार्ट अगर देखें तो हेडिंग हमने चला दिया, क्या पैराग्राफ भी चला सकते हैं। तो P, वेलकम टू रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। चल रहा है, HTML को टारगेट कर रहे हैं। तो HTML में हेडिंग लिख के देख लिया, पैराग्राफ लिख के देख लिया, अगला पोर्शन बना इमेज का। तो अब अगर मुझे इमेज यहाँ पे अगर लगाना पड़ा तो इमेज के लिए टैग अगर लिखे तो IMG और क्लोज करना पड़ेगा। तो सेल्फ क्लोजिंग पे डिजाइन करेंगे और इमेज के अंदर देखें तो SRC मिलेगा, विड्थ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए और एक ऑल्ट होना चाहिए। इतने स्टैंडर्ड तो बनते ही बनते हैं। तो हमने बोला जी मान लो जी इमेज का जो विड्थ है वो बोल दिया हमने 250 पिक्सल, हाइट 250 पिक्सल और ऑल्ट में डाल दिया इमेज सैंपल। इतना लिख के डाल दिया, रन करा के देखे तो देखो क्या करप्टेड वाला दिख रहा है। और अब यहाँ इमेज रखना है तो पहला पोर्शन उठाए, ऑनलाइन इमेज लगा सकते हैं हम HTML में। अगर ऑनलाइन इमेज लगाना है तो क्या करते हैं, सीधा जी पिक्सल्स वाली साइट उठा लें, पे जाके मान लो डिजिटल वर्ड्स सर्च कर लेते हैं और जो ये पहला इमेज मेरा इसी का एड्रेस कॉपी करो और सीधा जाके पेस्ट कर दो और चेक करो क्या इमेज चल रहा है। और अब जब ऑनलाइन लगा ही दिया तो कुछ लोग बोलेंगे हमें ऑनलाइन नहीं लगाना, ऑफलाइन मेरा रखा है वही चला देंगे। तो अगर मुझे यही इमेज ऑनलाइन की जगह अगर ऑफलाइन लेके जाना हो तो कहाँ रखे हैं, कौन से फोल्डर में। ठीक, तो फाइल कहाँ रखनी पड़ेगी, पब्लिक के अंडर में। पब्लिक में 2 इमेजेस पहले पड़े थे, अब अगर तो मेरे को अपना इमेज रखना है तो हमें तो ये तरीका पता है कि हम तो इमेज नाम का फोल्डर बनाते हैं और कोई एक इमेज कैरी कर ले किसी का दूसरे का। अभी ये इमेज मैं यूज कर लूंगा। ठीक, ये इमेज मेरे को होल्ड करनी है या कोई और उठा लेता हूं मैं। डेस्कटॉप आपका वीकडेज 11:30 और यहाँ पे कौन से फोल्डर है, तो हम यहीं से दूसरा इमेज उठा लेते हैं। हमने कहा जी ये उठा लेता हूँ इमेज, राइट क्लिक करके उसको सीधा सेव कर सॉरी डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड का साइज दे देते हैं मीडियम या स्मॉल ले लेते हैं। तो ये रही फाइल। ठीक, इस फाइल को पहले तो मैं रीनेम कर लूंगा एक बार। नेम इसका सिंपल रख लेता हूँ image.jpg। इस फाइल को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और अपने पास में पब्लिक वाले फोल्डर में मूव करेंगे। वीकडेज 11:30 हेलो ऐप पब्लिक और इमेज फोल्डर में जाके इसको होल्ड कर लो। पब्लिक फोल्डर बाय डिफॉल्ट ब्राउजर तक जाता ही जाता है और अगर ये ब्राउजर तक जाता है तो मेरे को पाथ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक फोल्डर तो मिल ही रहा है, सीधा लिखेंगे image/image.jpg। रन करके देख लेते हैं। तो अगर ऑफलाइन इमेज उठाना है तो कहाँ रखेंगे, पब्लिक वाले फोल्डर में इमेज नाम का फोल्डर बनाएंगे और वहां जाके इमेज रखेंगे। नेक्स्ट पोर्शन अगर देखें, हमने कहा चलो एक इमेज और उठाते हैं और आपके वाले पैटर्न पे चले जाते हैं। तो हमने कहा जी एक इमेज और उठा लिया हमने यहाँ से
मान लो ये हैंड्स वाला उठा लिया और इसको भी हमने स्मॉल साइज में डाउनलोड कर लिया। सेम यही फाइल उठाया, इसका नाम हमने थोड़ा चेंज करके बोल दिया बैनर। राइट क्लिक रीनेम और बोल दिया बैनर। इस फाइल को हमने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद में अपने पब्लिक फोल्डर से बाहर आए। कुछ लोगों का इंस्टांस ये रहेगा कि पब्लिक में फोल्डर ना रख के एसआरसी में रखो, और अगर एसआरसी में रखना पड़ा तो भी मैं फिलहाल के तौर पे डायरेक्ट फाइल यहाँ रख लेता हूँ। ठीक, और अब अगर मुझे एसआरसी के अंदर से अगर इमेज उठाना होगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा। ठीक, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या देखने को मिलेगा? तो अपने पास शीट में वापस गए और इसी इमेज टैग का एक फाइल डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पे ये बात हमने हटा दिया। ठीक, पूरे यहाँ से हटा दो, डबल कोटेशन लगा के छोड़ दे। अब अगर मुझे एसआरसी के अंदर से अगर उठाना है इमेज तो हम टॉप पे लिखते हैं इंपोर्ट। इमेज का कोई नाम रख लो, तो हमने इमेज का नाम बोल दिया बैनर। फ्रॉम कहां से उठाना है तो ./ करंट डायरेक्टरी से उठाया banner.jpg। तो अब जब यहां से उठा के लाए तो ये चीज आई डायनेमिक, और जावास्क्रिप्ट में अगर यही चीज प्रिंट करानी होती तो लिखना पड़ता document.getElementById .src इज इक्वल टू फिर वैल्यू होल्ड करते हैं, और यहाँ पे इतना लफड़ा ही नहीं होता। तो अगर यहाँ पे मुझे यही इमेज अगर डायनेमिक उठानी है तो document.write ऐसे जैसे कोई स्टेटमेंट ही हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लगाएंगे कर्ली, और कर्ली के अंदर में जो नेम ऊपर लिखा है उसको पास कर देंगे। अप्लाई करके देख लें, इमेज दोनों में ही आ रहा है और दोनों में कुछ ना कुछ फर्क भी होना चाहिए। तो ये वाला इमेज अगर देखें तो स्टैटिक है और ये डायनेमिक है। राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करके देखें तो देखना दोनों के नेम कन्वेंशन हमें पता है, एक का नाम है इमेज और एक का नाम है बैनर। लेकिन अगर आउटपुट पे जाके आप चेकआउट करके देखोगे तो दोनों के इमेजेस में क्या फर्क है देखो। स्टैटिक है पूरा ओरिजिनल एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन अगर डायनेमिक है तो एड्रेस कैसा दिख रहा है? देखो आप थोड़ा छोटा कर ले, देखो ऐसे आ रहा है स्टैटिक नाम का कोई फोल्डर ही नहीं है, /media फोल्डर ही नहीं है। फाइल का नाम था बैनर, लेकिन उसने बैनर के साथ में कुछ स्टैटिक रैंडम नंबर ऐड कर दिया। तो डायनेमिक में फायदा क्या है कि ओरिजिनल जो फाइल का नेम है वो पता ही नहीं लगता। वैसे तो डाउनलोड करना चाहे कर सकता है, पब्लिक चीज है। क्लिक करोगे ये एड्रेस दिखाई पड़ रहा है। अब ये इमेज ढूंढने अगर यूजर चला गया क्लाइंट साइड वाला तो एड्रेस ही मैच नहीं कर पाएगा। ठीक, तो कंपोनेंट में अगर देखें तो अगर हमने इतना डेटा लिखा तो हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज इतना हमने प्रोसेस किया, तो क्या कुछ ऐसा करके ला सकते हैं कि किसी app.js के साथ में पूरा HTML का कोड ही लिखना, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, एंकर टैग, टेबल, फॉर्म, लिस्ट, ऑडियो और वीडियो, टोटल अगर देखें तो 9 टैग पड़े। तो ये 9 टैग app.js में लिख के क्यों चलाते हैं और इतना ही टास्क है। ठीक, और यहाँ से अगर देखें तो इस फाइल का स्क्रीनशॉट तो बनता है, तो इसका स्क्रीनशॉट और डाल रहे हैं। तो इतना आपने ये करके लाना, फोटोज, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स और ये रहा। ठीक है, फिर ये सर इतना ही करके लाना है आपको।